बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरा वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज़ की फतह से मजबूत आगाज़ तो किया, लेकिन फिर वनडे सीरीज़ में वही हुआ जो गुज़िश्ता 34 बरसों में नहीं हुआ था। पहले एक रोज़ा मैच जीतने के बाद अगले दोनों मुकाबलों में तेज़ी से तबाह होती हुई बैटिंग फॉर्म, बुलंद मनसूबाबंदी की कमज़ोरी और फैसलाकुन मुकाबले में सिर्फ 92 रन्स पर ऑल आउट होना फ़र्क की शिद्दत को उजागर करता है। बाबर आजम और दीगर सीनियर खिलाड़ियों की गैर यकीनी कारकर्दगी ने टीम की मजमूई कमज़ोरियों को बेनकाब किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत की कमज़ोरियाँ भी खुलकर सामने आई। इन हालात में पाकिस्तान का अगला चैलेंज UAE में 3 मुल्की टूर्नामेंट है, जिसमें अफगानिस्तान और मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। इसके बाद इसी सरजमीन पर एशिया कप में भारत समेत दीगर मुश्किल टीमों से मुकाबला भी सर पर है। और अगर टीम बेहतर हिकमत अमली के साथ और जहनी तौर पर तैयार न रही तो फिर ये बहरान कहीं भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर सेलेक्टर्स, कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ी इस वक्फे को सोच समझ कर इस्तेमाल करें तो ये बहरान मजबूत इवेंट के तौर पर वापसी का ज़बरदस्त मौका भी बन सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरा वेस्ट इंडीज़ में कारकर्दगी और UAE में 3 मुल्की सीरीज़ और एशिया कप के लिए गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दुबई से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। इससे पहले कि अहमद शहजाद से हम गुफ्तगू की शुरुआत करें, कुछ बात कर लेते हैं दौरा वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर। T20 सीरीज़ के अख्ताम के बाद सीनियर बैटर की वनडे टीम में वापसी होती है, लेकिन ये वापसी सिर्फ पहले वनडे तक ही सूदमंद रही, क्योंकि अगर आखिरी 2 एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कारकर्दगी को देखा जाए, शाही होप के जो नाकाबिल शिकस्त 120 रन बनाने में कामयाब रहे, उनके करीब किसी बल्लेबाज को पहुंचना तो दरकिनार, पूरी टीम भी ये स्कोर न बना सकी। 92 रन पर पवेलियन लौटकर पाकिस्तान 34 साल बाद वेस्टइंडीज़ से वनडे सीरीज़ हार गया। इस पूरी सीरीज़ में डेब्यू करने वाले हसन नवाज ही तीनों मुकाबलों में अगर देखा जाए तो 100 रन्स का हिंसा अबूर कर सके और वो 112 रन बनाने में कामयाब रहे। 3 मुकाबलों में सीनियर्स की बात की जाए तो कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 69 रन बनाए। बाबर आजम जो 2 मरतबा सिफर पर आउट हुए, उनके हिस्से में सिर्फ 56 रन आए। अब्दुल्ला शफीक ने 55 रन जोड़े और ओपनर साइम अयूब सिर्फ 28 रन का हिंसा ही अबूर कर सके। अहमद शहजाद साहब, क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रजा नकवी पर तनकीद, नए कोच माइक हैसन पर तनकीद, नए कप्तान सलमान अली आगा की कप्तानी पर तनकीद, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 फॉर्मेट में शामिल नहीं थे। इस साल जब हम क्राइस्ट चर्च में 91 रन पर आउट हुए तो कहा गया इन बैट्समैनों की तकनीक है, और मैं ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बानूंगा, लेकिन सवाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान के साथ, बाबर आजम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनको दीवार से लगाया जा रहा है, उनकी तकनीक के करीब करीब भी ये मौजूदा टीम के बल्लेबाज नहीं है जिनको आप खिलाए जा रहे हैं। तो मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूं कि तकनीक की अगर बात करें तो कैसी लगी आपको? कहीं फुटवर्क, कहीं कुछ दिखाई दिया नहीं? मैं सिर्फ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ही बात करना चाहूँगा। अब वो वापस आए थे, इस सीरीज़ को शानदार अंदाज में ख़त्म कर सकते थे। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान टीम को कहीं का छोड़ा नहीं है। आप बहुत बुरी से बुरी भी टीम पाकिस्तान की बनी है ना, ऐसा नहीं हुआ कि आप एट विल 200 रन से 9वें नंबर की टीम से हारते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मतलब वी बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम बहुत गंदी क्रिकेट भी खेले हैं। जब हम खुद खेल रहे थे तब भी हम बहुत गंदी क्रिकेट कभी कभार खेलते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था यार भाई कि ये हाल हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और ये कैसे हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ। ये जिन लोगों के हाथ में भाग दौड़ रही है पाकिस्तान टीम की, देखिए एक बात समझ ली थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करने वाली चीजें हैं वो तो बिल्कुल है जो कि कभी भी ठीक नहीं हुई। ये आज पहली दफा नहीं हुआ है, ये तो पिछले 20-25 सालों से ऐसे ही हाल है। लेकिन जो आपके प्लेयर्स होते थे टीम के अंदर, वो टीम को संभाले रखते थे। उनके जो सीनियर जूनियर्स होते थे टीम के अंदर, वो ऐसी परफॉर्मेंसेस करते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज नहीं होता था। लेकिन ये जो आखिरी 6 साल थे, इन प्लेयर्स ने ऐसा क्या किया होगा टीम के अंदर, सोचिए कि पाकिस्तान टीम यहाँ आ गई। कोई प्लेयर बना के नहीं दिया, कोई टीम खड़ी करके नहीं दी। लड़ाई झगड़े, कप्तानी के नशे इन लोगों को कप्तानियों के अंदर लगे रहे। टीम के अंदर 2-3 लोगों के हाथ में सारी चीजें थी और उसने फ्रेंड का एक सर्कल बनाया हुआ था एजेंट के थ्रू। इसी चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान टीम को आज
इस जगह पे खड़ा कर दिया कि आज तेरी बारी कल मेरी बारी, लेकिन पाकिस्तान टीम 9वें नंबर की टीम से भी 200 रन से हारती है और सीरीजें हारती हैं, तो ऐसा कभी नहीं था। जहां तक आप टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, देखिए बाबर आजम अंडर इमेंस प्रेशर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने मीठा मीठा भी बड़ा खाया है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। परफॉर्मेंसेस भी शुरू के अंदर उनकी रही हैं, लेकिन उनके पर एक क्वेश्चन मार्क रहता है और स्टैट्स पूरी दुनिया के सामने है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, एक तो वो घर के अंदर ज्यादा है, प्लस उन टीम्स के खिलाफ है जिनके कभी 4 बॉलर नहीं होते तो कभी 3 बॉलर नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है आपको कि ऑलमोस्ट समझ लें आपको ए टीम बॉलिंग कर रही है किसी भी मुल्क की, वहां पे आपने परफॉर्मेंस की, लेकिन वहां पे भी फिर आप पे क्वेश्चन मार्क ये आता रहा कि आप अपनी परफॉर्मेंस तो करते हैं लेकिन आपकी टीम हारती है। इनकी जो लाएमल रही T20 के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर, वहां से वो इस तरह की थी कि 15 ओवर खुद खेलते थे, बाकी टीम को किसी को बनाया नहीं, जिसकी वजह से ना मिडिल ऑर्डर बना, ना कोई स्पिनर आपको देखने को मिला, ना कोई लोअर ऑर्डर बैट्समैन। अब जाके जब यंगस्टर आए हैं तो आपको साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, इब्रार अहमद, आपको सुफियान मुकीम, जब मौके पूरी तरीके से मिले तो आपको ये मिले। कोई अहमद शहजाद साहब, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर बैटर पर हमेशा तनकीद करते रहे, मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, जिनकी अभी आप बात कर रहे थे, सलमान, क्योंकि वो कौमी टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन अब जो हम आइंदा यूएई में 2 बैक टू बैक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, वो T20 फॉर्मेट पर हैं। सीनियर बैटर की कारकर्दगी देखकर नहीं लगता, जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं, कि उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन जो यंग क्रिकेटर हैं या जूनियर खिलाड़ी T20 टीम में शामिल हैं, उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े हैं। साहिबजादा फरहान के अलावा तो कोई भी बैटर कारकर्दगी में उसके तसलसल दिखाई नहीं दे रहा। तो कोच भी हमने तब्दील कर लिया, कप्तान भी तब्दील हो गया, सीनियर्स को भी बाहर कर दिया, तो शिकस्त की जिम्मेदारी का बोझ उठाएगा कौन? एक तरफ आप उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि जिन बेचारों को एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, जिनको ऑलरेडी अंडर प्रेशर रखा गया है सोशल मीडिया के कैंपेन्स के थ्रू, फिर भी आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखिए तो आपके सीनियर से बेहतर है। दुनिया भर के अंदर सीनियर्स ढाल बनते हैं यंगस्टर्स के आगे, और जो जिम्मेदारी है वो कप्तान और सीनियर प्लेयर्स के ऊपर सबसे ज्यादा आती है। यहाँ पे आप बात करें यंगस्टर्स की, देखें ये वो यंगस्टर्स हैं जो पोटेंशियल वाले हैं। हसन नवाज की फॉर्म कितने अरसे से चल रही है यार, आप मुझे बताइए। ये आसान नंबर नहीं है जहां वो खेलते हैं, और वो तो फिर भी बड़ा कंसिस्टेंटली खेल गए हैं। उनको यू लीव अलोन, लेट अलोन करें। साहिबजादा फरहान को देखें, अभी पीछे साइम अयूब ने जो है 250 किए। हाँ, अब्दुल्ला शफीक वगैरह के बारे में आप बात कर सकते हैं, बॉलिंग यूनिट के बारे में आप जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन सुफियान मुकीम हो गए, ये साइम अयूब के अंदर पोटेंशियल नजर आता है, हसन नवाज हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए, ये लोग फ्यूचर हैं एंड दे डूइंग रियली वेल। तो और एक और बात चलती है, मैं आपको एक और इस पे एक इधर थोड़ा ले जाता हूँ। ये कहते हैं जी कि माइक हेसन टीम बना रहा है, झूठ बोल रहे हैं, बैठ के सारे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माइक हेसन यहाँ का है नहीं, कोच है, तो इजी टारगेट है सबके लिए। इनको कैसे पता है कि माइक हेसन टीम बना रहा है? हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो मतलब हमें पता है कि क्या चीजें होती हैं। कोई भी इम्पोज नहीं करता है आप पे चीजें, मशवरे के साथ चीजें होती हैं, मिल बैठ के। हाँ, अगर आप कायल कर ले कोच को तो आपकी मानी जाती है, नहीं, लेकिन यह हो नहीं रहा। यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सरफराज अहमद का याद है ना, जब उसको बाहर किया जा रहा था तो क्या होता था? सरफराज अहमद पे सबसे ज्यादा तनकीद ये होती थी कि डिसीजन नहीं लेता। अब वही चीज आपके रिजवान करने लग गए कि पीछे कोई परफॉर्मेंस उनके है नहीं और वो अपने पे चीजें लेना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी की टीम कराएंगे तो ज़ाहिर बात है रिजल्ट भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जो कि वो इसमें है नहीं। और हाँ, इस टीम के अंदर भी हमने अपनी ड्यू डिलिजेंस की है, बिल्कुल रिजवान की मर्जी मौजूद होती है, रिजवान की इनपुट मौजूद होती है, और रिजवान जो प्लेइंग 11 अंदर खेलता है उसमें बिल्कुल 50-50 के पार्टनर होते हैं। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि रिजवान की टीम नहीं। और माइक हैसन कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है अभी तक जब से आया हुआ है, लेकिन वो तो अभी अभी आया है। ये लोग तो पिछले 8-8 साल से है ना, जिनको पूरी डेप्थ पता है पाकिस्तान क्रिकेट की, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी इन लोगों पे आती है। और रिजवान ने जिस तरह की कप्तानी की है और जो उनकी बैटिंग के आलम चल रहे हैं, लाइबिलिटी बने हुए हैं सबसे बड़े पाकिस्तान के अंदर इस टाइम वो पाकिस्तान टीम पे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद दुबई से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैक टू बैक यूएई में 2 टूर्नामेंट खेलने हैं, ट्राई सीरीज़ और उसके बाद एशिया कप। वेस्ट इंडीज़ की कारकर्दगी पर अपनी गुफ्तगू का खुलासा किया अहमद शहजाद ने। मज़ीद बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद।
अच्छा अहमद शहजाद साहब, बैटिंग तो एक तरफ, लेकिन बॉलिंग पर भी अब तो सवालिया निशान उठने लगे हैं। आप वनडे सीरीज़ में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हसन अली के साथ गए, लेकिन वेस्ट इंडियन बैटर्स ने उन्हें ज़्यादा लगता है सीरियस ही नहीं लिया। नसीम शाह की 2 इनिंग में 5 विकेटें, शाहीन आफरीदी की 2 इनिंग में 4 विकेटें। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बॉलिंग तो बहुत नीचे आ गई। आप पेस देखें ना, तो ऑब्वियसली देखें, क्रिकेट इज सच ए गेम कि आपको दुनिया के साथ कोप करने के लिए बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है। अगर आप ब्रेट ली वगैरह की मिसालें देखेंगे तो ओवर द इयर्स वो क्यों इतने कंसिस्टेंट रहे हैं, क्योंकि उनका ओढ़ना बिछोड़ना उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क को कर लिया था और अपने आप पे काम करते रहे थ्रू आउट। यहाँ पे मसला ये होता है हमारे क्रिकेटर्स के साथ कि ये बड़ी जल्दी इनको थोड़ी सी फेम मिलती है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बाद तो ये बहक जाते हैं। जब बहकते हैं तो उस लेवल का हार्ड वर्क करते नहीं है। तो हार्ड वर्क जब आप नहीं करते हैं तो आपकी क्रिकेट बहुत नीचे आ जाती है। आप देख लें कि ये बॉलर वो हैं जो 150 को टच करते थे, 145, 46, 47, 150 को भी। अब वही बॉलर की एवरेज स्पीड आती है, बेशक नसीम है, शाहीन है, जो भी है, 132, 133, 134 आपकी मैक्सिमम। अब शाहिद अफरीदी जो लेग स्पिनर थे, जब वो अपना तेज बॉल करते थे तो 130 पे तो वो करते थे। तो इससे अच्छा फिर ये है कि शाहिद अफरीदी को वापस ले आते हैं, उसे कहते हैं तेज बॉलिंग स्टार्ट कर दे। तो ये आपकी फास्ट बॉलिंग का हाल है इस टाइम पे। तो एशिया कप जैसे इवेंट में लगता है कि ये दोनों फास्ट बॉलर होंगे, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने वाले सलमान मिर्ज़ा ने सबसे ज़्यादा विकेटें ली। फिर सुफियान मुकीम ने बताया कि वो सबसे बेहतर इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर सकते हैं। तो एशिया कप में बॉलिंग का कम्बिनेशन आप क्या देख रहे हैं? सर, आपको पहले ही बता बैठे थे कि जिन्होंने कॉम्बिनेशन चेंज करने होते हैं ना, वो मेरिट पे चेंजिंग्स करते हैं। तो जब ये टाइम अभी जो सारा चल रहा था, उस टाइम पे जब आपने ऐसे बॉलर्स लेके आने थे जो इन बॉलर्स की जगह ले सकें, आप वो नहीं लेके आए। आप सलमान ले आए, आप दानियाल ले आए, जो जिनकी परफॉर्मेंस ठीक है, बुरी नहीं होगी, लेकिन वो इतने इंटरनेशनल लेवल के मटेरियल नहीं है। अगर आप यही परफॉर्मर्स को लेके आते, खुरम शहजाद, मीर हमजा, अली रजा, मूसा खान टाइप बॉलर आते, तो शायद हम यहाँ बैठ के दूसरी बातें कर रहे होते। तो इसलिए तो इनको लाया नहीं गया कि लोग फिर घूम घुमा के यही कहें कि यार सलमान मिर्जा से तो वो फलाना शाहीन बेहतर है, या दानियाल से तो नसीम बेहतर है। तो इसी वजह से आपने इसी बॉलिंग अटैक के साथ जाना है। ये पूरा प्लान है, और ये क्यों है वो भी आपको भी पता है, अवाम को भी अब पता है, और हमें भी पता है। अहमद शहजाद साहब, यूएई में होने वाले टूर्नामेंट्स के लिए ज़रा स्पिन बॉलिंग पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम स्पिन बॉलिंग ऑप्शन देखें तो मुस्तनद स्पिनर्स में मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम शामिल हैं। सुफियान मुकीम को हम चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह ना दे सके और बहुत तनकीद भी हुई, सवालात भी उठे। अब तीसरा ऑप्शन मोहम्मद नवाज़ की शक्ल में है। पार्ट टाइमर स्पिनर की बात करें तो सलमान अली आगा से ज़्यादा साइम अयूब पर एतमाद किया जा रहा है। अब अगर आपकी राय मांगूँ तो इनमें कौन सा स्पिनर ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि फास्ट बॉलर के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाना तो होगा। अच्छी, वनडे के अंदर तो इब्रार को छोड़ के तो सारे ड्रॉप हो सकते हैं। हाँ, T20 के अंदर जो है आपका देखें, वनडे के अंदर सुफियान मुकीम की फिटनेस पे काम करना है। बड़ा पोटेंशियल वाला लड़का है, अच्छा लड़का है, लेकिन जितनी वो भी क्रिकेट नीचे से खेला, बहुत गंदे बॉल एक ओवर के अंदर ना, वो जब प्रेशर पड़ता है तो 3-3 बॉल गंदे कर रहा था। तो ये शोज के अभी थोड़ा सा उस पर फिटनेस पे 10 ओवर पे काम होने वाला है। लेकिन T20 के अंदर ही इज़ अ गुड बॉलर, उसको रीड करने में मुश्किल हो रही है, वो आपको काम दे सकता है। इब्रार को मैं अगर माइक हेसन की कोई एक चीज़ गलत है ना, वो सिर्फ ये है कि उसने एक तो शादाब की जगह रखी हुई है नवाज को लाके, ये उसने गलत किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा, अबरार और सुफियान मुकीम में उसने टाई डाली हुई है। तो उसने कहा है कि ऑलराउंडर, 2 वर्ड्स ऑलराउंडर, मतलब नवाज और शादाब, ये दोनों की जगह एक दूसरे खेलेंगे और मुकीम या इब्रार में से एक खेलेगा। ये उसने बहुत गलत आके कर दिया है। तो इससे आपका कॉम्बिनेशन खराब होता है। दिस इज द थिंग ओनली कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात ये हैं, आपके सामने सारे हालात। अच्छा, ये साइम अयूब का ज़रा मुझे बता दीजिएगा। जिस तरह आपने खुद कहा कि हम साइम अयूब की बॉलिंग पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, निसार कर रहे हैं। सलमान आगा कभी बॉलिंग करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन ठीक है उन्होंने 250 किया फ्लोरिडा में। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि साइम अयूब का जो असल काम है वो बैटिंग है। कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बॉलिंग में अपनी बैटिंग को छुपा रहे हैं। इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, कहीं ना कहीं उनसे काम लेने की कोशिश की जा रही है। एक बॉलर शॉट खेलते हैं, बैटिंग लंबी करने की कोशिश, यही अलमी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। समझ इनको है नहीं इन प्लेयर्स को जिनके हाथ में इन्होंने पाकिस्तान की तकदीर दे दी है। साइम अयूब को चाहिए कि रन्स करे। अब मसला ये आ रहा है साइम अयूब का कि वो 1-2 मैच में रन्स कर देते हैं, उसके बाद लंबा ही जो है ना वो ऑफ हो जाते हैं। मुझे आप बताएं ना, आप कितने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, कितने लोगों को चांस मिलते थे? इतने चांस कभी जितने इन प्लेयरों को मिले हैं
कभी आपने किसी को दिए हैं इतने चांसेस? तो बात सिर्फ इतनी है कि साइम अयूब को ये पता होना चाहिए कि इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं ना टॉप ऑर्डर के अंदर, उन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हम उनके बारे में इतना कुछ बोलते नहीं है। नहीं तो अगर न्यूट्रल होके जो है ना चीजें करने पे आए तो साइम अयूब की जो परफॉर्मेंसेज है वो 2 मैच और बनते नहीं है। इनको डोमेस्टिक में जाना चाहिए फिर खेलने के लिए। तो उनको अपनी गलती में सीखना है। बॉलिंग का तो मुझे पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ना उनको भी बॉलिंग इतनी आती थी, लेकिन बैटिंग में उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अब ये टाइम है, ये जो अगले आने वाली एक आधी सीरीज आ रही है, यहाँ से अब पाकिस्तान को मैच जितवाना स्टार्ट करें, स्पेशली T20 के अंदर। अदरवाइज वो टाइम दूर नहीं है कि अब इन पे भी बातें इस तरह की होना स्टार्ट हो जाएंगी कि ये इतने अंडर प्रेशर हो जाएंगे कि मेरे ख्याल से इनसे बल्ला उठना बंद हो जाएगा। अहमद, सुनने में ये आ रहा है कि हम यूएई की जो हॉट कंडीशंस हैं उसको देखते हुए शायद ट्राई सीरीज़ में वापस जो है अब्बास को लेकर आएँ, सलमान मिर्ज़ा को लाएँ, उसके साथ शायद हम T20 टूर्नामेंट में जो है वो हम लेकर आएंगे यहाँ पर अहमद दानियाल को। बट लगता यह है कि हम एशिया कप में अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में जाएंगे और शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ़ जो हैं पूरी क़ुव्वत के साथ, तवानाई के साथ जो हैं वो हम एशिया कप में उनको खिलाएंगे, ताकि ये जो गर्म कंडीशन है रोटेशन पॉलिसी के साथ उसको आगे लेकर जाएं। तो आपके ख्याल में ये चीज़ें ठीक हैं? देखिए, मुझे तो नहीं समझ आई कि वेस्ट इंडीज के अंदर आपने हारिस रऊफ को क्यों नहीं खिलाया। नहीं, ये मैं अब आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि रोटेशन पॉलिसी एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आप रोटेशन पॉलिसी में जिन प्लेयर्स को लेके आते हैं वो कितने अच्छे हैं, किन प्लेयर्स को ला रहे हैं, ये मैटर करता है। मुझे लगता है कि दानियाल अच्छा लड़का है, अच्छा बॉलर है, फिट है। सलमान ये नए, आई थिंक इनसे बेहतर ऑप्शन और बेहतर परफॉर्मर्स पड़े थे, उनको पहले भी लाना चाहिए था, उन्हीं को आप। और फिर दूसरा, आपको पता है कि ये क्यों नहीं खेलेंगे? ये रोटेशन पॉलिसी से ज्यादा ये वजह है कि आपने ओवर द इयर्स देखा होगा, जैसे इवेंट आने लगता है, पीछे भी आपने देखा था, तो हमारे बॉलर्स की इतनी पिटाई होना स्टार्ट हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर लेके जो है ना इवेंट के अंदर उतरते हैं। तो उनको सिर्फ उस प्रेशर से सेफ रखने के लिए कि उन पे ये बातें ना होना स्टार्ट हो जाएं कि इनको तो इवेंट से बाहर करोड़ फलाने को ले आओ, तो वो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल एक चीज है जिसको ये आगे लेके चल रहे हैं। अदरवाइज ये जो पॉलिसी है वो ठीक है। और हाँ, जहां तक आपने इवेंट की बात की, क्योंकि आपने और कोई बनाया ही नहीं है और मेरिट के लड़कों को चांस दिया नहीं है बॉलिंग के अंदर, तो आपके जो यही यूनिट है ना, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी, यही हमें इवेंट खेलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा अहमद, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जाते ये बता दीजिए कि ये जो ट्राई सीरीज़ है जहां आप अफ़गानिस्तान और यूएई के मुकाबले पर मैदान में उतरेंगे, एशिया कप से पहले अगर यहाँ ट्रॉफ़ी को हम लिफ्ट कर लेते हैं तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान आपको टफ़ टाइम दे सकती है, या आपको लगता है कि जो हमने 2 बैक टू बैक सीरीज़ बांग्लादेश के साथ खेली हैं, फ्लोरिडा में 2-1 हम जीते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, हमारे लिए ये ट्राई सीरीज़ जो है वो केक वॉक होनी चाहिए? नहीं, केक वॉक तो होनी चाहिए थी। अब जरा रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर आ जाएं। कुछ टीमें अभी पीछे आप ऐसी टीमों से हार रहे हैं कि जिनके खिलाफ कुछ प्लेयर तो वार्म अप पे भी नहीं जाया करते थे और आंखें बंद करके जीत जाते थे, तो अब आप उनसे भी हारना स्टार्ट हो गए हैं। अब अफगानिस्तान की टीम यूएई के अंदर, ये लोग बहुत तगड़ी क्रिकेट खेले हैं और इनके पास बैट्समैन भी आ गए हैं, बॉलर्स तो हम सबको पता है कि इनके पास किस तरह की इनकी बॉलिंग है। सो नहीं, आपको मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आपके इवेंट से पहले आपके जो है ना ये इनको आप फेस कर रहे हैं, बिकॉज आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान अब क्वालिफाई करती है, सेमीफाइनल्स में जाती है, तो आप इनको कैसे हल्का ले सकते हैं? उन्होंने बड़ी मेहनत की है, वो एक होके खेलते हैं, वो टीम होके खेलते हैं। वो सारी चीजें जो पाकिस्तान को करनी चाहिए एक मैच जीतने के लिए या एक टीम बनने के लिए, वो पाकिस्तान नहीं करता है, लेकिन वो सारी चीजें अफगानिस्तान को जो करनी चाहिए एक टीम बन के खेलने के लिए वो करता है। हाँ, अगर दोनों टीमों की हिस्ट्री की बात करें और दोनों टीमों की पोटेंशियल की बात करें तो पाकिस्तान कई दर्जा आगे था, बहुत आगे था, लेकिन अफगानिस्तान ने जो वो छोटी छोटी चीजें टिक करके अब पाकिस्तान से ऊपर निकल गया। तो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, लोग उसको पता नहीं किस तरह लेते थे और क्या लेते थे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान एशिया की नंबर 2 पे टीम है भारत के बाद। ये सिंपल बात है, इसको मान लीजिए। अहमद, आपका बहुत शुक्रिया।
हमें वक्त देने के लिए। दुबई से हमारे साथ वीडियो थे पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और दौरा वेस्ट इंडीज़ में टीम की कारकर्दगी, और उसके बाद ट्राई सीरीज़ जो यूएई में मुनक्किद होना है, और फिर दुबई और अबू धाबी में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का चैलेंज टीम पाकिस्तान के लिए दरपेश है, उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।